हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लेकर आए हैं थर्ड वीडियो ऑन वेक्टर अलजेब्रा। लास्ट 2 वीडियोस में हमने क्या डिस्कस किया था? फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेक्टर नोटेशंस के बारे में और एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्या टाइप ऑफ वेक्टर, या हम उसको बोल सकते थे इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू वेक्टर अलजेब्रा। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 3 लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होते हैं। फर्स्ट लॉ इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकंड लॉ इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड थर्ड लॉ इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो आज हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर थर्ड, ठीक, चलो आ जाओ। अब देखो बेटा, वेक्टर एडिशन में होता क्या है, देखो ध्यान से समझो कि अगर समझो कि पहले समझो कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखो समझो अगर मेरे पास कोई वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड दूसरा वेक्टर मेरे पास है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और आपको बोला जाए भाई कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट का मतलब होता है एडिशन। वेक्टर में समझ के चलना, अगर आपको जनरली रिजल्टेंट बोला जाता है तो उसका मतलब है आपसे क्या पूछा गया है, उनका एडिशन पूछा गया है। तो हम सिंपली इसका रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये पता है ना आई जे के क्या होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये है यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो 2 प्लस आई को आई के साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3i, ये हो जाएगा 2i 2j और ये हो जाएगा 2k। तो देखो एक चीज समझो कि रिजल्टेंट तो मैं ऐसे भी निकाल रहा हूं। रिजल्टेंट तो अगर हमें आई जे के इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, अगर इस फॉर्म में दिया है तो मैं इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम ऐसे करके ऐड करके रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। और जहां तक रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की बात है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम क्या निकाल सकते हैं बताओ? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ना इनके। देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4, इसको ऐड करके क्या कर देंगे, रूट के अंदर रख देंगे, तो निकल गया हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो फिर हमें ये जो लॉज आए इनकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, जबकि हम डायरेक्टली इनको इस तरह से ऐड कर सकते थे। समझ में आई बात? ठीक है। तो देखो समझो कि अगर मान लो कि मुझे ए वेक्टर की वैल्यू ऐसे ना करके ऐसे दिया होता, बोला जाता है भाई कि एक ए वेक्टर है जिसका जो है मैग्नीट्यूड जो है, इसका मैग्नीट्यूड बताना 4 रूट 6 है, रूट 6 यूनिट है। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, रूट 6 यूनिट है, इस फॉर्म में ना दिया होता, समझो। और बोला जाता है एक बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो है कितना हो जाएगा, इसका रूट 3 यूनिट है। अब बोला जाता है सपोज कि उनके बीच में जो एंगल है सपोज 60 डिग्री है। अब बोला जाता है इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, तो कैसे ऐड करते हैं इनको? समझ में आई बात? देखो 2 वेक्टर का सिर्फ क्या दिया होता, मैग्नीट्यूड दिया होता और उनके बीच में एंगल दिया होता, और हमें बोला जाता है कि भाई उनको क्या करो, उनका रिजल्टेंट निकालो। तो क्या अब इस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया, वेक्टर एडिशन के रूल बनाए गए, वहाँ पे फॉर्मूलाज बनाए गए जिसके हेल्प से हम इन 3 क्वांटिटीज के हेल्प से भी इनका रिजल्टेंट इजीली फाइंड आउट कर सकें। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? तो समझ में आया कि वेक्टर एडिशन के रूल क्यों बनाए गए होंगे, जबकि हम सीधे ऐसे ऐसे ऐड कर सकते थे इस रीजन की वजह से। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट इज ट्राइंगल लॉ, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ट्राइंगल, समझ रहे हो ट्राइंगल का सिंबल, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा इसको बोला जाता है हेड टू टेल मेथड भी बोला जाता है, याद है ना? हेड और टेल क्या होता है वेक्टर में, ये वेक्टर एरो इसको क्या बोलते हैं, हेड, इसको क्या बोलते हैं, टेल। तो इसको हेड टू टेल मेथड भी बोला जाता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस लॉ में क्या बोला गया, इसको थोड़ा स्टेटमेंट वाइज समझ लेते हैं पहले। इसने बोला कि भाई अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है, क्या है, मेरे पास कोई ट्राइंगल है ऐसे, ये सपोज हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल पता है ना सबको? हाँ, सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसका नाम दे देते हैं ABC। तो उसने बोला कि अगर कोई दो वेक्टर
साइक्लिक ऑर्डर में है इस ट्राइंगल में, जैसे ए बी है तो ये साइक्लिक ऑर्डर का मतलब समझो, देखो ए से बी पे ये कौन सा वेक्टर है, ए बी वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, ए बी वेक्टर, ठीक, और बी सी वेक्टर। तो किसी दो साइड को मैं साइक्लिक ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन वेक्टर फॉर्म, समझो, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर, ठीक है। तो और जो थर्ड साइड है, जो थर्ड साइड है हमारे, थर्ड साइड कोई सी भी हो सकती थी, जरूरी नहीं कि यही, ठीक। जो थर्ड साइड है हमारी वो रिवर्स ऑर्डर में है। रिवर्स ऑर्डर का मतलब समझ रहे, देखो ये साइक्लिक है, जहां पे ये खत्म हो वहीं से ही स्टार्ट हो, इसको बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर का मतलब कि अगर साइक्लिक होता तो ये भी यहाँ से इधर आ रहा होता, रिवर्स ऑर्डर मतलब इधर से इधर। जो थर्ड साइड है इन रिवर्स ऑर्डर विल रिप्रेजेंट इट्स रिजल्टेंट। आई बात समझ में। सपोज कि मैं ए बी वेक्टर को क्या रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, पी वेक्टर मान लेता हूँ, पी वेक्टर मान लेते हैं, ऐसे मान सकते थे ना, पता है ना। और इसको क्या मान लेते हैं, क्यू वेक्टर मान लेते हैं। तो रिजल्ट ये क्या होगा, ये होगा हमारा रिजल्टेंट आर वेक्टर। समझे बात। आगे स्टेटमेंट समझ में क्या बोला मैंने, कि अगर ट्राइंगल की कोई दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है इन साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर मतलब देखो हेड टू टेल मेथड इसलिए बोला जाता है इसमें, कि जहां पे इसका फर्स्ट वेक्टर का हेड है वहां पे उसका क्या है, टेल है, ठीक है, इसलिए क्या बोला जाता है इसको, हेड टू टेल मेथड, ठीक है। तो वहीं से जो है हमारा सेकंड वेक्टर स्टार्ट हुआ, ठीक। तो अगर ट्राइंगल की दो साइड साइक्लिक ऑर्डर में दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है तो उसकी थर्ड साइड इन रिवर्स ऑर्डर विल रिप्रेजेंट इट्स रिजल्टेंट। अब अगर रिजल्टेंट की बात की जाए तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, आर वेक्टर की वेक्टर फॉर्म में अगर बात की जाए तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ठीक। या तो हम इसको, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ये आर वेक्टर क्या है हमारा, ए सी वेक्टर है ना, ए सी वेक्टर शुड बी इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस जो है बी सी वेक्टर। आगे बात समझ में, ठीक। अब देखो, तो अब हमें निकालना है ऑब्वियसली इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और एंगल, डायरेक्शन निकालना है, ठीक। अब देखो यहां पे हम सपोज कर लेते हैं कि भाई जो ये हमारा पी वेक्टर और सी वेक्टर है इनके बीच में जो एंगल है, सपोज कहां पे होता है वेक्टर के बीच में एंगल, बताया था, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा और यहां से क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये होगा इनके बीच में एंगल, सपोज दिस एंगल इज थीटा, क्यू और थीटा डिफरेंट, समझ में आ रहा है ना, ठीक। ये एंगल है थीटा, ठीक। तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो अब हमें निकालना है रिजल्टेंट की वैल्यू। तो देखो क्या करेंगे, यहां से हम समझो इस पॉइंट को मान लेते हैं डी पॉइंट, ठीक, क्या मान लेते हैं, डी पॉइंट। तो पहले देखो अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की बी सी डी या बी डी सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी डी सी, देखो हमें बी डी और सी डी की वैल्यू की रिक्वायरमेंट वहां पे पड़ेगी, ठीक है। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है वहां पे, सी डी, हाइपोटेनस क्या है, ये बी सी। अब बी सी का मैग्नीट्यूड कितना लिख सकता हूं मैं, क्यू का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं, ठीक। तो ये हो जाएगा सी डी अपॉन बी सी, और बी सी की वैल्यू को चलो बी सी लिख लो, इसको बी सी का मैग्नीट्यूड, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, बी सी साइन थीटा, और बी सी की वैल्यू किसके बराबर है, क्यू के मैग्नीट्यूड के बराबर, तो हो जाएगा क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा। तो सी डी की वैल्यू आ गई मेरे पास क्यू साइन थीटा, समझ गए बात। सिमिलरली हम बी डी की वैल्यू निकालेंगे, देखो डायरेक्ट देखो बी डी की वैल्यू क्या होती है, ये कॉस आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बी डी की वैल्यू डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे बी डी की वैल्यू लिख जाएंगे क्यू साइन, सॉरी क्यू कॉस होता है ना, कॉस थीटा। तो बी डी और सी डी की वैल्यू मेरे पास आ गई। अभी समझ में आएगा क्यों पड़ी इसकी रिक्वायरमेंट। अब देखो अगर हम बिगर ट्रायंगल की बात करें जिसमें हमारा आर वेक्टर है, ठीक, यानी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा आर, ये सब चीजें बता रखे हैं फर्स्ट वीडियो में, ठीक है, तो देख लेना उसको अच्छे से अगर नहीं समझ में आ रही हो तो, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा आर, ठीक है। तो अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ए डी
सी इन ट्राइंगल एडीसी। तो क्या है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। चलो क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ये तो होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, अब देखो AC का मैग्नीट्यूड कितना है R, तो इसको लिख सकते हैं हम R स्क्वायर। ठीक है, AD क्या है हमारा, AD है हमारा ये AB प्लस BD, AD है हमारा AB प्लस BD का होल स्क्वायर। ठीक है, और CD क्या है हमारे पास, वो है ना, देखो CD का स्क्वायर। अब सब इनकी वैल्यू रखो। चलो AB की वैल्यू कितनी है, चलो AB की वैल्यू तो दी है ये, P का मैग्नीट्यूड हो जाएगा P प्लस BD की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से, यहाँ से Q साइन Q कॉस थीटा, Q कॉस थीटा। ठीक है, का स्क्वायर प्लस CD की वैल्यू कितनी है, Q साइन थीटा, Q साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करके देखो, A प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक, देखो ओपन करो इसको, क्या आएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ध्यान से देखो, B स्क्वायर में Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ से क्या है Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या Q स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट किया मेरे, समझ में आया, यहाँ से Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ से Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, Q स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और 2AB की जगह क्या आ जाएगा, इसका 2AB भी तो बचा है, तो 2PQ कॉस थीटा, 2PQ कॉस थीटा। समझ में आई बात। ठीक, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। आगे बात समझ में। तो इसको अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा देता हूँ तो ये पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगी 1/2, यानी अंडर रूट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना होता है हमारे पास, दो वेक्टर अगर ट्रायंगल लॉ के फॉर्म में आ रखे हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है हमारे पास, रिजल्टेंट होता है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस और एंगल बिटवीन वेक्टर। तो ये आता है हमारे पास वेक्टर का रिजल्टेंट। ठीक है, तो अगर हमें वेक्टर के मैग्नीट्यूड दिया, उनके बीच का एंगल दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट, तो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व, जो स्टार्टिंग में बताई थी वो। ठीक, अब आता है, क्योंकि रिजल्टेंट ऑब्वियसली है तो वेक्टर क्वांटिटी ना, उसका तो ये क्या बता रखा है, सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड बताया है। ठीक है, तो अब बात करेंगे किसके है, उसके डायरेक्शन की। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। डायरेक्शन, वेक्टर में डायरेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, वेक्टर में डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल से। हम किसी भी, आपसे कहीं भी बोला जाएगा भाई इस वेक्टर का डायरेक्शन बताओ, तो आप किसी पर्टिकुलर एक्सिस के साथ उसका क्या बता दोगे, एंगल बता दोगे, तो हमें तुरंत डायरेक्शन पता चल जाएगा। जैसे एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल, तो हमें तुरंत समझ में आ गया, हाँ भाई इधर की तरफ है एंगल, पॉजिटिव एक्स के साथ। ठीक है, वाई के पॉजिटिव वाई के साथ 60 डिग्री एंगल, तो हमें समझ में आ जाएगा, हाँ भाई इधर या इधर है, इस तरह से एंगल समझ में आ जाएगा। तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट का अगर मुझे डायरेक्शन बताना है तो मुझे क्या बताना है, रिजल्टेंट किसी पर्टिकुलर एक्सिस के साथ उसका एंगल। तो सपोज मैं मान लेता हूँ कि भाई मुझे P के साथ उसका क्या बताना है, एंगल बताना है। इस एंगल को सपोज कर लेते हैं हम बीटा। ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो सिंपल है, देखो इसी ट्रायंगल को ले लेते हैं ADC। ADC ट्रायंगल से देखो tan बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, tan क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद है ना। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है, CD अपॉन बेस कितना है हमारा पूरा AD, और AD को क्या लिख सकता हूँ मैं, AB प्लस BD। ठीक, तो tan बीटा आ जाएगा हमारे पास, CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू देखो निकाली थी, Q साइन थीटा, Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय AB कितना है P, और जो है BD कितना है
बी डी देखो क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा। बताएंगे इसकी शॉर्टकट फॉर्म को याद करने के आगे पैरेललोग्राम लॉ के बाद। तो फिलहाल ये देखो ट्रायंगल लॉ से तो बहुत सिंपल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देना है डायरेक्ट। ठीक, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, क्यू साइन थीटा, मतलब बीटा अगर मैंने पी के साथ लिया है तो ऊपर क्या आएगा, क्यू आएगा। देखो ध्यान से देखो, अगर जो एंगल है मैंने पी वेक्टर के साथ बताया, जिस वेक्टर के साथ एंगल बताया, तो अगर साइन थीटा अपॉन, देखो टेन याद करने का तरीका, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है, अब देखा मैंने कि यार मैंने जो एंगल लिया बीटा वो किसके साथ लिया, पी के साथ लिया, तो साइन और कॉस के साथ जो आएगा वो आएगा दूसरा वाला वेक्टर, क्या आएगा, क्यू आएगा। ठीक, याद करने का तरीका समझ गए। अगर ये मैं बीटा क्यू के साथ ले लेता तो फिर क्या आता है, यहाँ पे पी आता, समझ गए। तो देखो अगर बीटा मैंने पी के साथ लिया तो साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ क्या आएगा, क्यू आएगा, दूसरा वाला वेक्टर, और नीचे पी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इतना याद रखना। ठीक है, और ये थीटा क्या होता है, ए और पी और क्यू वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने दोनों फॉर्मूले निकाल लिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी निकाल लिया बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, इसकी अब कुछ कंडीशंस भी होती है पर वो समझेंगे हम पैरेललोग्राम लॉ के बाद, क्योंकि एक चीज समझो कि दोनों से है वो एक तरह का ही फॉर्मूला। ठीक, बस कुछ जो है ओरिएंटेशन अलग अलग कर दिया तो उसको अलग अलग एक लॉ बना दिया, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ध्यान से देखना, नेक्स्ट सेकंड लॉ इसका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब स्टडी करेंगे सेकंड मेथड, दैट इज पैरेललोग्राम। ये पैरेलल लाइंस क्या शो करिए, पैरेललो। ठीक है, समझ जाना। ठीक, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो समझो इसको। अब ऑब्वियसली पिछला वाला क्या था, ट्राइंगल लॉ, तो उसमें ट्राइंगल यूज किया था। ये पैरेललोग्राम है तो इसमें क्या यूज करेंगे, पैरेललोग्राम यूज करेंगे। पैरेललोग्राम पता है ना सबको, अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, ये मान लिया। ठीक, डायग्राम अच्छे से बनाना। ठीक, सपोज हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी टी। ठीक, उसने बोला कि भाई अगर पैरेललोग्राम की कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड का मतलब समझते हो अगल बगल वाली साइड, किन्हीं दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, जैसे ऐसे समझो, ये दो मान लो। ठीक है, अब पिछले वाले में क्या था कि दो वेक्टर क्या मिल रहा था, उसका हेड टू टेल मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल रही है दोनों की, टेल टू टेल, तो इनका एंगल कहाँ पे होगा, यहीं पे हो जाएगा। समझे, समझ गए। तो अगर कोई दो वेक्टर जो है पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को डिनोट कर रहे हैं और दोनों वेक्टर क्या है, टेल टू टेल मिलेगी। ठीक, तो उसने बोला कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल कौन सा होगा, दो डायगोनल होंगे इसके पास, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक, तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा वाला, जो उस पॉइंट से ओरिजिनेट करेगा जहां पे उनकी टेल मिल रही है, जहां पे उनकी टेल मिल रही है। ठीक है, विल रिप्रेजेंट इट्स रिजल्टेंट, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। देखो ध्यान से, तो ये वाला मत लेना, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो डायगोनल है, क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। अब ऑब्वियसली रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा मैं इसको, वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा मैं इसको आर वेक्टर इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं चलो पी वेक्टर और इसको मान लेते हैं क्यू वेक्टर, तो हो जाएगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ठीक, ये थीटा और क्यू में कंफ्यूज मत होना, अलग अलग देखो, थीटा यहाँ पे और क्यू ये रहा। ठीक, समझ गए। तो ट्रायंगल और इसमें डिफरेंस क्या था, उसमें हेड टू टेल मिल रही थी, इसमें टेल टेल मिल रही है। ठीक, तो इस जो ये वाला डायगोनल रहेगा जहाँ पे टेल मिलेगी, वो वाला डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, उनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या निकालना होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। ठीक, अब समझो कि इसको भी हम जो है ट्राइंगल लॉ की हेल्प से ही सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, अब हमने याद करो फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, वेक्टर 1 में, कि हमारे पास क्या होते हैं, ये फ्री वेक्टर्स होते हैं। फ्री वेक्टर को हम पैरेलली और लीनियरली कहीं भी मूव करा सकते हैं इन अ प्लेन, पढ़ा था, याद है कुछ। ठीक है, उसको एक बार रिवाइज करना अच्छे से। ठीक, अब देखो
ये हमारे पास है फ्री वेक्टर। ठीक, अब मैं इसको पैरेलली मूव करा के यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। तो अगर ये क्यू वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, हमारा क्यू वेक्टर ही होगा। ठीक है, मान लो मैंने इसको पैरेलली मूव कराया और यहाँ लेके गया। अब एक ये होती है ना, पैरेलल होती है बिल्कुल साइड सामने सामने वाली, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। समझ गए? तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा क्यू वेक्टर हो जाएगा। इसको भी ले आ सकता हूँ पर भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, अब समझो कि ये यहाँ पे आ गया। अब अगर ये एंगल थीटा है और मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो ये एंगल भी तो क्या होगा, थीटा ही होगा। ये एंगल भी क्या होगा, हमारा थीटा ही होगा। समझ गए? दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, अब देखो कि जो है, अगर मैं वही जैसे ट्रायंगल लॉ का कैलकुलेशन किया था वैसे ही इसका कैलकुलेशन अब इसके बाद होगा। अब ये भूल जाओ। अब मैंने क्यू को क्या करा, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। अब इतना भूल जाओ। अभी देखो कुछ देखा जाएगा, ऐसा लग रहा है लास्ट वाला ट्रायंगल लॉ सेम वैसे ही, तो एग्जैक्टली सेम वैसे ही कैलकुलेशन होगी जैसे ट्रायंगल लॉ में हुई थी। फटाफट करके देख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको नाम देते हैं ई। अब ऑब्वियसली बी ई और सी ई की वैल्यू बताएंगे। देखो ध्यान से, बी ई की वैल्यू कितनी होगी, बी ई की वैल्यू क्या होगी, देखो बेस है, ये थीटा है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो बी ई की वैल्यू हो जाएगी क्यू कॉस थीटा। क्यू कॉस थीटा होगी नहीं होगी, लास्ट वाले याद करो ट्रायंगल लॉ से। ठीक, सी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी ई की वैल्यू हो जाएगी क्यू साइन थीटा। आई बात समझ में? ठीक, अब अगर बड़े वाले ट्रायंगल में बात करें तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वो देखो कोई पाइथागोरस थ्योरम, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, देखो ध्यान से, रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर, और बेस क्या होगा, ए बी प्लस बी ई। तो बेस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी ई का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर सी का स्क्वायर। अब फटाफट वैल्यू रख देते हैं, चलो आ जाओ। ए बी की वैल्यू कितनी है, पी मैग्नीट्यूड। ठीक, बी का निकाला था अभी क्यू कॉस थीटा, सेम लग रहा है, वही होता है। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा, क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। अब देखो इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से देखो ए स्क्वायर आएगा पी स्क्वायर। जब क्यू स्क्वायर हम लिखेंगे तो देखो यहाँ से आएगा क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या आएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा 2ab, 2ab की जगह क्या आएगा 2pq कॉस थीटा। आगे बात समझ में? अब ये कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट आर कितना हो जाएगा, इसका रूट अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। देखो सेम फॉर्मूला आया, आता है, समझ गए? अब अगर इसके डायरेक्शन की बात करें तो देखो यही होगा इसका डायरेक्शन, पी के साथ एंगल। सपोज ये डायरेक्शन यहाँ पी के साथ हम निकाल रहे हैं। ठीक, तो कितना होगा ये एंगल, देखो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है सी, परपेंडिकुलर कितना है सी अपॉन बेस क्या है ए बी प्लस बी ई, दैट इज ये वो जो बोल लिख देंगे हम ए बी प्लस बी ई। अब सी ई की वैल्यू कितनी है, सी ई की वैल्यू देखो ध्यान से, यहाँ से क्यू साइन थीटा, ए बी कितना है पी, और बी ई कितना है, बी ई हमारा क्यू कॉस थीटा। तो देखो सेम वैसा ही फॉर्मूला आया जैसा हमारा कहाँ आता है, ट्राइंगल लॉ में आता है। ठीक, तो यहाँ से हम और अच्छे से समझ सकते हैं। देखो ध्यान से कि अगर हमें इस तरह से दिया हो कि देखो P और Q और एंगल किसके साथ दिया हो, बीटा इसके साथ दिया हो, ठीक, P के साथ, तो हम क्या लिखेंगे Q आएगा ना, अपोजिट वाला है, ठीक है, और साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ देखो क्या है, अपोजिट वाला वेक्टर है। लेकिन कभी अगर ऐसा दे दिया हो
मान के चलो कि अगर कभी ऐसा दे दिया कि भाई ये है और ये रिजल्टेंट है, और एंगल किसके साथ दे दिया, इसके साथ दे दिया बीटा, और ये दे दिया पी वेक्टर और ये दे दिया क्यू वेक्टर, तब टेन बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो टेन बीटा, और ये पूरा एंगल कितना दे दिया, सपोज थीटा है, तो तब टेन बीटा कितना हो जाएगा? तब टेन बीटा हमारे बेटा हो जाएगा, देखो बीटा किसके साथ दिया, क्यू के साथ, तो आप क्या लिखेंगे ऊपर, पी लिखेंगे, ठीक है, पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा, समझो? तो इसमें कंफ्यूज मत करना, अगर सबसे पहले देखना कि बीटा निकालना किसके साथ है यार, दिया किसके साथ है, ठीक। तो ये होता है हमारा जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब बात करेंगे इसकी कुछ कंडीशंस के बारे में, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल लॉ और वेक्टर लॉ से हमें क्या पता चला कि भाई रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा का रूट यानी पावर 1/2, और टेन बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर उसके साथ दिया है, मतलब थीटा बीटा किसके साथ दिया है, पी के साथ दिया है सपोज, ठीक है, बीटा किसके साथ दिया है, पी के साथ, तो टेन बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू साइन थीटा अपॉन थीटा प्लस पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अब कुछ कंडीशंस हैं, सपोज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब है क्या है कि P वेक्टर इज पैरेलल टू Q वेक्टर। अगर दोनों वेक्टर हमारे पैरेलल हैं या एक सिंगल एक लाइन में है, ठीक, तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे R इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट P, और ये थीटा कितना हो जाएगा 0, हमारा cos 0 कितना होता है 1 होता है, ठीक है, तो हो जाएगा P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, p प्लस क्यू के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो रूट से ये स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा p प्लस क्यू। तो सिंपल सी बात समझो कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं या एक लाइन पे उनके बीच में एंगल क्या है 0 है, तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, दोनों वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, ठीक, समझ गए। सेकंड कि अगर दोनों वेक्टर हमारे कितने 180 डिग्री पे हैं, सपोज 180 डिग्री पे समझ रहे हो, एंटी पैरेलल है, ठीक है, तो देखो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, ये R हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और cos 180 कितना होता है -1 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू, ठीक है। तो ये देखो अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन, मतलब मान लो p वेक्टर इधर है और q वेक्टर सपोज इधर है, ठीक है, एग्जैक्टली अपोजिट, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, क्यों माइनस पे भी कर सकते थे, तो हमें देखना भाई कि बड़ा वाला वेक्टर कौन सा है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, बड़े वाले वेक्टर के डायरेक्शन में हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक, उसमें क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, सपोज थीटा जो है हमारा 120 डिग्री हो जाए और P का मैग्नीट्यूड Q के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ये कंडीशन है, याद रखना, बहुत शॉर्ट मतलब हेल्प करेगा कैलकुलेशंस में, आगे आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत वहाँ पे नहीं पड़ेगी, ये रिजल्ट्स याद करना, ठीक। देखो अगर ये 180 cos 180 कितना cos 120 कितना होता है -1/2, क्या होता है -1/2, तो देखो P और Q का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट, देखो P और Q बराबर है तो Q की जगह P और P की जगह Q भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो सपोज मैं सारे P लिख देता हूँ, P स्क्वायर प्लस 2pq, तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर, और cos 120 कितना होता है -1/2, तो देखो 2 से 2 गया, ये माइनस आगे आ जाएगा, देखो क्या मिलेगा, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो ये गया, क्या बचा, p बचा। यानी अगर हमारा जो है दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनका जो है एंगल जो है उनके बीच में 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, वेक्टर के बराबर ही होता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। क्लियर, बहुत हेल्प करेगा ये आगे जाके कैलकुलेशंस में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट फोर्थ,
ठीक, कि अगर दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, एक दूसरे के क्या है वो परपेंडिकुलर, cos 90 कितना होता है 0। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा √p² प्लस q²। ठीक है ना, cos 90 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो वैसे हम और भी कंडीशन इन पे बना सकते हैं, पर बेसिक जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो यही होती है। चलिए, तो अब वेक्टर के एक और प्रॉपर्टी समझते हैं, ध्यान से देखना। देखिए, सपोज ये ट्रायंगल लॉ था जो हमारे पास था, उसमें देखो कि सपोज ये क्या था हमारे पास, p वेक्टर था और ये क्या था q वेक्टर था, और यहाँ पे एंगल कितना था थीटा था। ठीक, और ये क्या था हमारे पास r वेक्टर था। तो हमने बोला था भाई r वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है p वेक्टर प्लस q वेक्टर। अब सपोज करो कि मैं r वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूं, देखो ऐसे r वेक्टर का डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दें हम, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, p वेक्टर q वेक्टर और ये r वेक्टर आ जाएगा इधर की तरफ, इसको देखिए माइनस r वेक्टर, इसको हम s वेक्टर या कुछ और नाम से भी डिनोट कर सकते हैं, माइनस r वेक्टर। ठीक, अब देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा, देखो अगर मैं इसको r वेक्टर को उधर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा p वेक्टर प्लस q वेक्टर माइनस r वेक्टर इज इक्वल टू 0, माइनस r वेक्टर, यहाँ प्लस लगा देते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस माइनस r को लिख देते हैं s वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बात समझ में आई कि अगर वेक्टर्स, यहाँ पे 3 वेक्टर लिए कितने भी हो सकते हैं, अभी समझेंगे। ठीक है, अगर वेक्टर हमारे साइक्लिक ऑर्डर में है, कैसे साइक्लिक ऑर्डर में है, तो वेक्टर्स का सम कितना होता है हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो याद रखना है, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर वेक्टर हमारे किस ऑर्डर में होते हैं साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं, तो वेक्टर का सम कितना होता है 0 होता है। इसको हम ऐसे भी समझ, कितने ही वेक्टर हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, देखो इन सब का सम भी कितना होगा, ऐसे सपोज ये वेक्टर है और ये सारे क्या हैं साइक्लिक ऑर्डर में है। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर समझते हो, ऐसे चल रहा है सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो इन सब का सम भी कितना होगा 0 होगा। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद करनी है। ठीक, समझ गए। देखो और एक और चीज़ समझते हैं कि जो वेक्टर एडिशन होता है वो होता है हमारा कम्यूटेटिव इन नेचर, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे कि r वेक्टर इज इक्वल टू क्या था p वेक्टर प्लस q वेक्टर था। ठीक है, मैं इसको बोल सकता हूँ q वेक्टर प्लस p वेक्टर भी बोल देंगे तो कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव इन नेचर। ठीक, आगे बात समझ में। नेक्स्ट, एसोसिएटिव लॉ को भी ये क्या करता है फॉलो करता है। ठीक है, सपोज कि हमारे कोई रिजल्टेंट है, वो 3 वेक्टर का एडिशन है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो पहले क्या करा हमने a और b को ऐड करा और उसके बाद उसको c के साथ ऐड करा। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम b और c वेक्टर को ऐड कर लें और फिर उसके बाद किसको ऐड कर लें a वेक्टर को ऐड कर लें, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो वेक्टर एडिशन हमारे दोनों लॉस फॉलो करता है। तो अब जो है लास्ट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो हमें समझना है, अब वो समझना है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो ट्रायंगल लॉ में 3 साइड था, पैरेललोग्राम लॉ में 4 साइड थी। ठीक है, अब मान लो कि मल्टीपल साइड्स है, कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलीगन लॉ। ठीक, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब समझो कि सपोज हमारे पास ऐसा कुछ है, एक पॉलीगन है, इसको मान लो p वेक्टर, इसको मान लो q वेक्टर, p q r, सपोज ये s, t, और ये लास्ट वाला वेक्टर जो है अपोजिट ऑर्डर में है u वेक्टर। अच्छा, अगर ये सेम ऑर्डर में हो जाता तो सम क्या हो जाता सबका, सम क्या हो जाता सबका 0 हो जाता। ठीक है, बढ़िया, लास्ट वाला अपोजिट ऑर्डर में है। ठीक, अब बोला गया कि भाई ऑब्वियसली जो ये अपोजिट ऑर्डर वाला ये क्या होगा इन सबका रिजल्टेंट होगा। ठीक, वही लॉ फॉलो करेगा जो अभी तक किया था। ठीक, अगर ये सेम ऑर्डर में हो जाता तो सबका सम कितना हो जाता 0 हो जाता, तब ये साइक्लिक लॉ वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर लेता। तो इसमें क्या है कि देखो समझो इसको, और तो ऑब्वियसली अगर मैं u वेक्टर को डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो u वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो p वेक्टर q वेक्टर r वेक्टर s वेक्टर प्लस t वेक्टर, यही तो होगा p। अब इसको थोड़ा जो है समझ लेते हैं सॉल्व करके। ठीक है, अब सपोज करो कि मैंने ये वाला वेक्टर की वैल्यू की बात करी, ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, तो p और q का रिजल्टेंट ये क्या हो जाएगा p प्लस q वेक्टर।
इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये। अब ये वाला ट्राइंगल देखो, ये और ये, तो ये क्या होगा, ये इसका और इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर। और अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये, तो ये इसका और इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो हो जाएगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये और ये साइक्लिक ऑर्डर में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। आ गया हमारे पास। ये हमारे जो है न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, डिस्प्लेसमेंट वाले न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी हेल्प करेगा। समझ गए, पॉलीगॉन लॉ कुछ नहीं है, जो अपोजिट ऑर्डर वाला है वो सारे साइक्लिक ऑर्डर वाले के जो है सम के बराबर होता है। ठीक, तो आई होप जितना बड़ा है आपको समझ में आया। नहीं आया तो एक बार और देखो ध्यान से, आ जाएगा पक्का। ठीक है, इसको अच्छे से समझना क्योंकि ये आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कैलकुलेशंस में, सारे लॉस। ठीक, ओके, गुड लक, बाय।